हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लूसेंट सीरीज़ का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो हमारा आ चुका है, यह पार्ट 2 होगा। लूसेंट जीके को हम कई बार पढ़ने के बाद भी हमको लूसेंट के जो जीके के फैक्ट है वो याद नहीं होते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, इस बार उसको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया है पूरी लूसेंट की बुक को, और रोज़ 25 क्वेश्चन उसके लूसेंट की बुक से हम लाते हैं और साथ में कुछ और फैक्ट भी इसके साथ जोड़ते हैं उसमें। तो इससे क्या होता है, आपकी बुक जो है याद हो जाती है एमसीक्यू के फॉर्म में अगर क्वेश्चन लगाते हैं तो, और अगर आप पढ़ते हो तो रिवाइज करने का यह एक बेहतर तरीका है। तो इसलिए रोज़ ये क्वेश्चन लगाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं हम? हेरोडोट्स को। हेरोडोट्स को क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोट्स की एक बुक भी है, उस बुक का नाम है हिस्टोरिका। उस बुक को क्या बोलते हैं? हिस्टोरिका। हेरोडोट्स की बुक क्या है? हिस्टोरिका। और हेरोडोट्स को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी देने वाली पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? मौर्य युग के बारे में एक पुस्तक है जो जानकारी देती है, उसका नाम है इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज को इंडिका के लेखक कहा जाता है। और जो इंडिका है वो किस वंश से संबंधित जानकारी देती है? वह मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी देती है। मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि मेगस्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। डायमेकस किसके दरबार में भारत आया था? डायमेकस किसके दरबार में भारत आया था? तो डायमेकस किसके टाइम पे आया था? डायमेकस बिंदुसार के टाइम पे भारत आया था। तो ये याद रखना, डायमेकस किसके टाइम पे भारत आया था? बिंदुसार के टाइम पे। और मेगस्थनीज जो आया था वह चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। मेगस्थनीज किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। डायमेकस सीरिया नरेस एंटियोकस का राजदूत था। जो डायमेकस था वो कौन था? सीरिया नरेस एंटियोकस का राजदूत था और यह बिंदुसार के टाइम पे भारत आया था। वहीं एक और यात्री था जिसे बोलते हैं हम डायोनीसियस। यह डायोनीसियस अशोक के टाइम पे भारत आया था। डायोनीसियस अशोक के टाइम पे भारत आया था। और डायमेकस कब आया था? डायमेकस बिंदुसार के टाइम पे, और डायोनीसियस जो है वो अशोक के टाइम पे भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत का भूगोल पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है टॉलमी ने। टॉलमी ने भारत का भूगोल पुस्तक लिखी है। और प्लीनी जो है, ये प्लीनी जो है इसकी पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। इसकी पुस्तक क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। और टॉलमी की पुस्तक क्या है? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल टॉलमी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए किस चीनी यात्री ने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन चीनी यात्री आया था जिसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? तो किसने बताया था? यह बताया था फाहियान ने। किसने बताया था? फाहियान ने। तो फाहियान इसका सही आंसर होगा। यह फाहियान किसके टाइम पे भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। हर्षवर्धन, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत है। वहीं एक और चीनी यात्री था जिसका नाम था हेनसांग। और हेनसांग किसके टाइम पे भारत आया था? हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के टाइम पे भारत आया था। वहीं जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे भारत आया था। इंसान का भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। सॉरी, इंसान यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पे इंसान नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हेनसांग। हेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है उसको हम बोलते हैं सीयू की। हेनसांग की बुक है, मतलब ये, इसका नाम क्या है? सीयू की। हेनसांग ने बिहार के नालंदा, हेनसांग जो था इसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और यहाँ पे बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया इसने। तो हेनसांग जो है वो किसके टाइम पे भारत आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे भारत आया था। वहीं फाहियान किसके टाइम पे भारत आया था? तो फाहियान भारत आया था
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारानाथ एक लेखक था। तारानाथ कैसा लेखक था? चीनी लेखक था, तिब्बती लेखक था, ईरानी लेखक था, या इनमें से कोई नहीं? तो तारानाथ जो था वो एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ कौन था? एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ ने कंग्यूर कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की तथा उसमें भारतीय इतिहास के बारे में लिखा। तो इसने दो ग्रंथ की रचना किया तारानाथ ने, एक था कंग्यूर और एक था तंग्यूर। कंग्यूर और तंग्यूर दो ग्रंथ की रचना की है तारानाथ ने, ठीक है। और ये क्या था? एक तिब्बती लेखक था। भारतीय पुरातत्व शास्त्र आर्कियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी का पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे बोला जाता है? तो यह बोला जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इनको भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता या फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है? तो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश के विदिशा में है। इसका प्राचीन नाम वेसनगर है। विदिशा को वेसनगर भी कहा जाता था। और यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के विदिशा में। हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ से भागवत धर्म के प्रमाण मिलते हैं। अब ये जो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है, इससे क्या मिलते हैं? भागवत धर्म के प्रमाण मिलते हैं। और यह कहाँ है? विदिशा, बेसनगर भी बोलते हैं जिसे, मध्य प्रदेश में है। बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर जिसे बोला जाता है, बोगज कोई अभिलेख या एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। मतलब ये देवताओं के नाम है। देवताओं के नाम मिलते हैं किससे? बोगज कोई अभिलेख है जिसको हम एशिया माइनर बोलते हैं, यहाँ से देवताओं के नाम मिलते हैं। वैदिक कालीन जो देवता हों उनके नाम मिलते हैं इस अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन अभिलेख से सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं? यहाँ साथ नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे साक्ष्य आएगा, साक्ष्य। तो किस प्राचीन अभिलेख से सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं? तो एरन अभिलेख से सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। एरन अभिलेख जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया गया है। एरन अभिलेख भानुगुप्त नामक शासन से संबंधित है। जो एरन अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है? तो भानुगुप्त, भानुगुप्त नामक शासन से संबंधित है। और यहाँ से सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं एरन अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख और एरन कहाँ है? एरन सागर में स्थित है, मध्य प्रदेश के सागर में है एरन। और एरन अभिलेख भानुगुप्त के शासनकाल से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम मिलता है। एक और अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख, इससे सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम मिलता है। भारत का भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम किस में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। और यह हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। राजा खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष या अकाल की जानकारी सोहागोरा अभिलेख से मिलती है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष या अकाल की जानकारी कहाँ से मिलती है? सोहागोरा अभिलेख से। ये सोहागोरा अभिलेख जो है ये उत्तर प्रदेश में है, इससे सर्वप्रथम अकाल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? रेशम बुनकर जो होते हैं उनकी श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से मिलती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? मंदसौर अभिलेख से। इसको दसपुर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? दसपुर। ये एमपीपीएससी में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एमपीपीएससी का। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सर्वप्रथम भारत पर जो हूण आक्रमण हुए थे उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाणकालीन पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्त आवास या गड्ढा घर मिले हैं के साक्ष्य मिले। यह कहाँ है? मतलब बुर्ज होम कहाँ है ये पूछ रहा है। तो बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। यहाँ से नवपाषाणकालीन पुरा स्थल मिले हैं, गर्त आवास मिले हैं, यहाँ पे गड्ढा घर मिले हैं, ठीक है। तो ये कहाँ है? कश्मीर में है बुर्ज होम, नवपाषाणकालीन स्थल है। किस शासक की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? तो समुद्रगुप्त का क्या होता है? संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। उसके सिक्के मिले जिसपे वह वीणा बजाती हुई मुद्रा में बैठा हुआ है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे। जो प्राचीन सिक्के थे उनको क्या बोलते हैं हम? आहत सिक्के। इसी को साहित्य में कारशापण भी बोलते थे।
साहित्य में इसको क्या बोलते हैं, कारशापण, और प्राचीन सिक्कों को हम क्या बोलते हैं, आहत सिक्के बोलते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य एक शासकों ने, यवन शासकों ने, यहाँ एक गलत है, यहाँ आएगा यवन शासक, यवन शासक। तो सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था, यवन शासकों ने किया था। स्वर्ण भूमि इनमें से किसका प्राचीनतम नाम है, तो प्राचीन नाम स्वर्ण भूमि किसका है, तो यह म्यांमार का प्राचीन नाम है। म्यांमार को क्या बोलते थे पहले, स्वर्ण भूमि। उसी तरह स्वर्ण भूमि किस, स्वर्ण द्वीप किसको बोलते थे, मलाई को। स्वर्ण द्वीप किसको बोलते थे, मलाई को। और कंबोज को क्या बोलते हैं, कंबोज को कंबोडिया, कंबोडिया को कंबोज बोलते थे। और मलाई को क्या बोलते हैं, स्वर्ण द्वीप। और म्यांमार को क्या बोलते हैं, स्वर्ण भूमि। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है, जो जूनागढ़ अभिलेख है वो किससे संबंधित है, तो वह है रुद्रदामन से संबंधित। रुद्रदामन जो शासक था उससे संबंधित है जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख, या इसी को हम बोलते हैं गिरनार अभिलेख। अब कुछ अभिलेख हैं यहाँ पे, जैसे प्रयाग स्तंभ लेख। ये प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से। प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से। और अभी मैंने रुद्रदामन का बताया आपको, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है, वहीं प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है। भीतरी अभिलेख जो है उसको, वो स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। और ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, पुलकेशन द्वितीय से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। कलिंग राजा खारवेल से संबंधित अभिलेख कौन सा है, तो नासिक अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इसका सही आंसर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। अब कुछ और अभिलेख दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों याद रखने हैं आपको। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन, और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। जो अभिलेखों का अध्ययन होता है, स्टडी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इपिग्राफी। उत्तर भारत में मंदिरों के निर्माण कला की शैली को किस नाम से जाना जाता है, जो उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं उसके निर्माण कला की शैली को, मतलब किस शैली में बनाए जाते हैं, तो वहाँ नागर शैली में बनाए जाते हैं। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बनाए जाते हैं, नागर शैली में बनाए जाते हैं। और दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं, और उत्तर भारत के मंदिर जो होते हैं वो नागर शैली में बनाए जाते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर के निर्माण की कला शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं। दक्षिण भारत में मैंने बताया कि मंदिर किस शैली में बनते हैं, द्रविड़ शैली में, और उत्तर भारत में नागर शैली में। दक्षिणापथ के जो मंदिर होते हैं वो के निर्माण में नागर और द्रविड़ शैली दोनों शैलियों का प्रभाव दिखता है, इसलिए उस शैली को हम क्या बोलते हैं, वेसर शैली। क्या बोलते हैं, वेसर शैली। तो ये वेसर शैली याद रखना है। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों, मतलब नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों के प्रभाव इसमें दिखाई देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेसर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर पंचायतन शैली के उदाहरण है। पंचायतन शैली के उदाहरण कौन से मंदिर हैं, तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। हाँ, ये पंचायतन शैली का उदाहरण है। पंचायतन शैली क्या होता है कि एक मंदिर होता है, एक मुख्य मंदिर होता है, और उस मंदिर के आसपास छोटे छोटे मंदिर होते हैं। उस मंदिर के आसपास क्या होते हैं, छोटे छोटे मंदिर होती है। तो इस प्रकार की शैली को हम क्या बोलते हैं, पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में कुछ मंदिर बने हैं, जैसे कि कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है, खजुराहो मध्य प्रदेश में। बृहदेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, ये भी पंचायतन शैली में बना है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है, और ये सभी जो है वो पंचायतन शैली में बने हुए हैं। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, बृहदेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा हो। मैंने बताया था आपको कि एक मुख्य मंदिर होगा और उसके आसपास क्या होंगे, 4 अन्य सहायक मंदिर होंगे। तो इस प्रकार से बने हुए मंदिर को पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर माना जाता है। पंचायतन शैली के अन्य मंदिर क्या है, जैसे अभी तो मैंने आपको 3 बता दिए। कौन कौन से 3 बताए थे अभी मैंने आपको, कंदरिया महादेव मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। उसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे कि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। लिंगराज मंदिर
दशावतार मंदिर और गोंडेश्वर मंदिर, तीनों नाम याद रखना। लिंगराज, दशावतार, गोंडेश्वर। लिंगराज भुवनेश्वर, दशावतार देवगढ़, गोंडेश्वर महाराष्ट्र। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। वहीं पहिए का आविष्कार जो हुआ है वो नवपाषाण काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार कब हुआ है? नवपाषाण काल में। ये लिखा हुआ है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है और आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति भी नवपाषाण काल से आई है। ठीक है, तो नवपाषाण काल में दो चीजें ध्यान रखना, पहिया और पहिए का आविष्कार और मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू जानवर बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले पालतू जानवर किसे बनाया? कुत्ते को। कुत्ते को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू जानवर बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। और कौन सी धातु का प्रयोग किया मनुष्य ने? सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। और सर्वप्रथम बनाए जाने वाले औजार कुल्हाड़ी। सर्वप्रथम जो औजार बनाया उसने वो क्या था? कुल्हाड़ी था। और कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अतिरंपकम से मिले। कहाँ से मिले हैं? अतिरंपकम से। तो सबसे पहले पाला जाने वाला जानवर कौन सा था? कुत्ता। सबसे पहली धातु तांबा थी इस्तेमाल की जाने वाली। और सबसे पहले जो इस्तेमाल किया जाने वाला औजार था वो कुल्हाड़ी था। इसके साक्ष्य अतिरंपकम से मिले हैं। किस स्थान से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? अब चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से मिले। कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा से। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। जो एग्रीकल्चर है, खेती है, इसका आविष्कार कब से हुआ? नवपाषाण काल से। और नवपाषाण काल से एक और चीज बनी थी, पहिए का आविष्कार हो गया था। नवपाषाण काल से क्या हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था। और नवपाषाण काल से ही स्थायी निवास की प्रवृत्ति मनुष्य में आ गई थी। और कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल से हुआ था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल गेहूं और जौ थी। तो सबसे प्राचीनतम दो मुख्य फसल है गेहूं और जौ। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? मनुष्य से संबंधित मतलब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया ये ऐसा साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिलता है? सबसे पहला प्रमाण तो नर्मदा घाटी में मिलता है। कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। और नर्मदा घाटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो नर्मदा घाटी में सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। भीमबेटिका गुफाओं से शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। जो भीमबेटिका गुफाएं ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। इनाम गांव किससे संबंधित है? तो ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। और इसका संबंध जारवे संस्कृति से है। किससे? जारवे संस्कृति। तो इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बस्ती है और इसका संबंध किससे है? जारवे संस्कृति से। और भीमबेटिका की गुफा का संबंध किससे? शैल चित्र से। इनमें से किसने भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की? पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पुरापाषाण कालीन जो औजार थे उनकी खोज की थी। रिजले एक व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। तो सबसे पहले भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया था? रिजले ने। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। जो पल्लवरम नामक स्थान है यहाँ से भारत की पहली पुरापाषाणकालीन कलाकृति जो है उसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति से सिंधु सभ्यता का समय क्या निर्धारित किया गया है? तो सिंधु सभ्यता का जो समय है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। रेडियो कार्बन C14 टेक्निक है उससे 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? ये 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार है। मतलब त्रिभुजाकार में जो है वो सिंधु सभ्यता विकसित है। सिंधु सभ्यता को जाना जाता है, सिंधु सभ्यता को और किस तरीके से जाना जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ कांसे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया था, इसलिए इस सिंधु सभ्यता को जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। अब आद्य ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है?
मतलब वहाँ पे क्या है, हमें साक्ष्य तो मिले हैं वहाँ की भाषा वगैरह भी, सिंबल वगैरह भी मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है। वहाँ की जो भाषा लिपि है इनको पढ़ा नहीं जा सकता है, तो इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक कैटेगरी में रखा गया है सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सो थैंक यू दोस्तों पूरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाले जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दोस्तों यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि अभी जो लूसेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एग्जाम में, लगभग स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चन लूसेंट से आते हैं। और लूसेंट आप थ्योरी कितनी भी बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो ही नहीं पाएगी, कितना भी थ्योरी पढ़ लो, जब तक कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया मैंने ये तरीका ढूंढा है, तो इसलिए आप इसको दोस्तों वीडियो सीरीज़ को फॉलो करें। रोज़ मैं इसमें 25 क्वेश्चन लाता हूँ दोस्तों, 25 क्वेश्चन रोज़ लाता हूँ, और उसके साथ में कुछ, हर क्वेश्चन के साथ में मैं 2 या 3 एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से आप 70 से 80 क्वेश्चन रोज़ 20 मिनट के, लगभग 15-20 मिनट के वीडियो में आप 70 से 80 क्वेश्चन रोज़ याद कर लेते हो। तो इस वीडियो सीरीज़ को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो सीरीज़ पसंद नहीं आती है तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो कि क्या दिक्कत है इसमें, तो वैसा उस तरीके से इसमें सुधार भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक, अभी जैसे बहुत सारी एग्ज़ाम है जिसमें लूसेंट जीके का बहुत सारा रोल होने वाला है। जैसे कि एक एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आते हैं जीके के। 25 में से अगर करंट अफेयर के 6-7 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग 15 से 18 क्वेश्चन जो होते हैं, 15 से 18 क्वेश्चन लूसेंट से ही आएंगे। वो क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, एक आध बाहर जाए तो जाए, लेकिन सारे क्वेश्चन लगभग उसी से आते हैं। उसी प्रकार एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सीएचएसएल हो गया, एसएससी का सीएचएसएल हो गया, उसके बाद सीजीएल हो गया, सीजीएल हो गया, जितने भी दिल्ली पुलिस, जितनी भी पुलिस एग्ज़ाम होती है, सभी स्टेट की पुलिस एग्ज़ाम, उसके बाद सभी स्टेट में जो भी स्टेट की एग्ज़ाम्स होती है। और स्टेट पीसीएस में तो लूसेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्टेट पीसीएस वाले तो ज़रूर इस एमसीक्यू सीरीज़ को फॉलो करें। हर बार लगभग हर स्टेट पीसीएस में लूसेंट जीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद। इस वीडियो सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।